हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो टाइम। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स। ये पार्ट 2 है। सो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा सो पहले उसे देखो, देन कंप्लीट दिस पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। हम लोग टॉपिक पर थे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का हिस्सा है जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के गिवन था, जो हमने बनाया था, जो ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो जो स्लरी मिली थी जिससे दो फ्रैक्शन में चीज़ें डिवाइड हुई, एक एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एक एसिड इनसॉल्युबल। सो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का हिस्सा है और रिटेंटेड भी कह सकते हैं इसको। स्टार्टिंग की लाइंस में ये बताया गया है कि एक कॉमन फीचर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का ये था कि उनका मॉलिक्यूलर वेट 8 से 800 डाल्टन्स के बीच का था। लेकिन अभी इन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो इसके 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं: प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स। इसका एक्सेप्शन है लिपिड्स। कैसे एक्सेप्शन है ये आगे लाइंस में डिस्कस करेंगे। जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो रेंज करता है 10,000 डाल्टन्स और उससे ज़्यादा। 10,000 डाल्टन्स के नीचे इनका रेंज नहीं होता, या तो उतना होगा या तो उससे ज़्यादा। फॉर दिस वेरी रीज़न बायोमोलिक्यूल्स, जो केमिकल कंपाउंड्स हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, वो 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। पहला टाइप जिसका मॉलिक्यूलर वेट लेस है 1000 डाल्टन से, तो उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहा गया, और जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 या उससे ज़्यादा है उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स टर्म दिया गया। मॉलिक्यूल्स इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में उसका एक्सेप्शन है लिपिड्स। एक्सेप्शन कैसे है? क्योंकि लिपिड्स का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से एक्सीड नहीं करता। 800 डाल्टन्स उसका मॉलिक्यूलर वेट है लिपिड्स का, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स का तो होना चाहिए 1000 से ज़्यादा, 1000 या 1000 से ज़्यादा, लेकिन लिपिड्स का 800 डाल्टन्स है। इसका रीज़न पूछा गया कि क्यों ऐसा है, मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन इसका इतना कम क्यों है। तो लिपिड्स जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट इतना कम इसलिए है क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में, स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट या अदर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थे। वो सिर्फ एज सच ही प्रेजेंट नहीं थे, बल्कि सेल मेम्ब्रेन्स और दूसरे मेम्ब्रेन्स के फॉर्म में भी उनके स्ट्रक्चर्स थे। जब टिश्यू को ग्राइंड किया गया तो हमने सेल स्ट्रक्चर को डिस्टरप्ट कर दिया। तो डिस्टरप्ट होने की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन और दूसरे मेम्ब्रेन्स थे वो टुकड़ों में टूट गए और उन्होंने वेसिकल्स फॉर्म कर दिया, और ये वेसिकल्स वाटर सॉल्युबल नहीं थे। देन इसीलिए लिपिड्स स्ट्रिक्टली तो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, बट ये उनके कैटेगरी में आ जाता है क्योंकि ये रिटेंटेट फॉर्म कर लेता है। ये स्लरी के एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आ जाता है। एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट करता है साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। मैक्रोमोलिक्यूल्स, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स वो बन जाते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का हिस्सा। वो रिप्रेजेंट करते हैं एंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिजम्स। 2 इम्पॉर्टेंट बातें, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको। पहला ये कि मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे अबंडेंट केमिकल वाटर होता है, और अगर एलिमेंट पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन होता है, O2। यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है सेल्स में कॉम्पोजिशन किसका कितना है। वाटर 70 to 90% होता है सेल्यूलर मास का, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट्स 3%, लिपिड्स 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7 एंड आयंस 1%। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये
हीट्रोपॉलीमर होते हैं। हीट्रोपॉलीमर कैसे है आगे लाइन में आएगा। ये लीनियर चेन्स हैं अमीनो एसिड्स के, प्रोटीन्स लीनियर चेन्स हैं अमीनो एसिड्स के जो लिंक होता है पेप्टाइड बॉन्ड्स से। हर प्रोटीन पॉलीमर होता है अमीनो एसिड्स का। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं ऐसे, एग्जाम्पल में एलेनिन, सिस्टीन, प्रोलिन, ट्रिप्टोफैन, लाइसिन एक्सेट्रा, जिनके स्ट्रक्चर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, होमोपॉलीमर नहीं है। क्यों? क्योंकि होमोपॉलीमर में मोनोमर जो होते हैं वो n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करते हैं, लेकिन प्रोटीन के केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए वो हेट्रोपॉलीमर है, ना कि होमोपॉलीमर। कुछ अमीनो एसिड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं और डाइटरी प्रोटीन्स के फॉर्म में, डाइट में या फूड में हमें अपने बॉडी में चाहिए होता है, सप्लाई चाहिए होता है। यहाँ पे डिफरेंस मैंने आपको समझाया है एसेंशियल अमीनो एसिड का और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो है जो हमें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, और एसेंशियल अमीनो एसिड हमें अपने डाइट या फूड के थ्रू अपने बॉडी में चाहिए होते हैं। और प्रोटीन्स के फंक्शंस क्या क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स से फाइट करना, हार्मोन्स एंजाइम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होना। ये फंक्शंस प्रोटीन्स के चार्ट में भी गिवन है कि कोलेजन जो होता है वो इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी जो इन्फेक्शियस एजेंट्स से फाइट करता है, रिसेप्टर जो सेंसरी रिसेप्शंस जैसे कि टेस्ट, स्मेल, हार्मोन एक्सेट्रा, GLUT4 GLUT4 ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सेल्स में, ये याद रखना। नेक्स्ट दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं। पहला लाइन ये है कि कोलेजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, एंड दूसरा लाइन है कि राइब्यूलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस यानी कि रुबिस्को इज़ द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। अगर बायोस्फीयर में पूछा जाए तो रुबिस्को है सबसे अबंडेंट प्रोटीन, और अगर एनिमल वर्ल्ड में पूछा जाए तो फिर कोलेजन। पॉलीसैकेराइड्स पर आते हैं। पॉलीसैकेराइड्स भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का हिस्सा है। इसके पास पॉलीसैकेराइड्स होते हैं जिसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, और ये एक और क्लास है मैक्रोमोलिक्यूल्स का। पॉलीसैकेराइड्स लॉन्ग चेन्स बनाते हैं शुगर्स का, थ्रेड की जगह। इसमें लिखा है लिटरली अ कॉटन थ्रेड की जैसे दिखते हैं, और ये मोनोसैकेराइड्स इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेल्यूलोज पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज। इसमें सिर्फ एक मोनोसैकेराइड का टाइप प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। n नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट करता है, यानी कि ये सेल्यूलोज होमोपॉलीमर है, यस, यानी कि ये होमोपॉलीमर है। स्टार्च इसका ही एक वेरिएंट है, लेकिन ये स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट टिश्यूज़ में। एनिमल्स का एक और वेरिएंट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर समझेंगे उससे पहले इन्यूलिन एक पॉलीमर है फ्रक्टोज का। पॉलीसैकेराइड जैसे कि ग्लाइकोजन, इसका जो राइट एंड है वो रेड्यूसिंग एंड है और लेफ्ट एंड नॉन रेड्यूसिंग एंड। स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। ये थ्रेड की तरह है, और इसका जो राइट एंड है वो रेड्यूसिंग एंड है और लेफ्ट एंड नॉन रेड्यूसिंग एंड। इसके ब्रांचेस जो है वो कार्टन के फॉर्म में नज़र आते हैं। स्टार्च फॉर्म करता है हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्टार्च के बारे में बात हो रही है कि स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, और स्टार्च I2 के मॉलिक्यूल्स को भी होल्ड कर सकते हैं अपने हेलिकल पोर्शन में। सो वो फॉर्म कर लेते हैं स्टार्च I2 जिसका कलर ब्लू होता है।
सेल्यूलोज ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए वो I2 होल्ड नहीं कर सकता। सेल्यूलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, सेल्यूलोज में प्रेजेंट नहीं होते, इसीलिए वो I2 को होल्ड नहीं कर सकता। प्लांट सेल सेल्यूलोज से बने होते हैं। पेपर जो प्लांट पल्प और कॉटन फाइबर से बनता है वो भी सेल्यूलोजिक होता है। और भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स प्रेजेंट है नेचर में, और वो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उनके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमीनो शुगर्स होते हैं, केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल में ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन एक्सेट्रा। आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन वो बना होता है काइटिन से। ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है काइटिन। आर्थ्रोपोड्स का एक्सोस्केलेटन काइटिन से बना होता है, और वो मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं, यानी कि उनके n नंबर ऑफ टाइम्स मोनोमर रिपीट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, इसके बारे में जेनेटिक्स में ऑब्वियसली हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन का हिस्सा है, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोटाइड के पास 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि नाइट्रोजनस बेसिस। दूसरा है मोनोसैकेराइड्स, यानी कि बीटा राइबोज या बीटा डी ऑक्सीराइबोज शुगर। और तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स न्यूक्लिक एसिड में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, मैंने बताया, और इनके नेम्स है एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन और ग्वानिन ये प्यूरिन का हिस्सा है, और बाकी जितने भी हैं वो सारे पिरिमिडीन में आते हैं। स्केलेटल हेटेरोसाइक्लिक रिंग को प्यूरिन और पिरिमिडिन का नाम दिया गया है। शुगर जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होते हैं, या तो वो राइबोज होंगे, यानी कि मोनोसैकेराइड पेंटोज, या फिर 2-डीऑक्सीराइबोज। न्यूक्लिक एसिड में अगर डीऑक्सीराइबोज है तो उसका नाम डीएनए होगा, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और अगर उनमें राइबोज प्रेजेंट है तो वो आरएनए होगा, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे के टॉपिक्स नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।